आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी आने वाले एग्जाम के लिए। वी आर बैक विथ अवर एमसीक्यू सीरीज। लेट्स स्टार्ट हिस्ट्री क्वेश्चन। आज भी हमने कंटिन्यू किया है आईवीसी और वैदिक सिविलाइजेशन। देखिए पहला क्वेश्चन है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन डू नॉट हैव होमोजेनिटी और यूनिफॉर्मिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से क्या ऐसी चीज थी जिसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूनिफॉर्मिटी या होमोजेनिटी नहीं थी। तो हमने पढ़ा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन काफी एडवांस सिविलाइजेशन थी। मोस्ट ऑफ द चीजों में जैसे ब्रिक्स के शेप हुए, बेड्स एंड मेदर्स हुए, इनमें क्या था, एक होमोजेनिटी हमको देखने को मिलती है ना। होमोजेनिटी मतलब जितनी भी इंडस साइट्स हैं, थ्रू आउट द इंडस साइट्स सभी जगहों पर वो पार्टिकुलर चीज सेम शेप्स और सेम साइजेस की देखने को मिली है। तो देखिए बेड्स एंड मेदर्स, बिल्कुल इनमें होमोजेनिटी मिली है। मैंने अभी बोला कि ब्रिक्स का शेप हो, बेड्स एंड मेदर्स हो, सिटीज की प्लानिंग हो, इन सभी में हमको क्या देखने को मिला है, होमोजेनिटी देख। सीरियल क्रॉप, जो क्रॉप्स उग रही थी ज्यादातर साइट्स पर सेम ही थी। व्हीट, मिलेट्स वगैरह जो वो उगा रहे थे वो ज्यादातर जगहों पर सेम थी। बरियल प्रैक्टिसेस, यही वो चीज थी जिसमें हमें होमोजेनिटी देखने को नहीं मिलती। ठीक है, और अगला ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो सीरियल क्रॉप्स में तो होमोजेनिटी थी, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा बरियल प्रैक्टिस। तो हम देखते हैं हमें कौन कौन सी बरियल प्रैक्टिसेस हड़प्पा में देखने को मिलती है। इसमें जो हमको देखने को मिलती है वो मिलती है, एक हमको मिलता है पार्शियल बरियल। पार्शियल बरियल, इसमें क्या होता था, जो डेड बॉडी होती थी उसको एक अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म पर रखा जाता था और उसको नेचर के एक्शन के लिए छोड़ दिया जाता था। नेचर उस पर जो भी एक्शन करता था, मतलब उस पर जो जानवर वगैरह थे वो उसको खा लेते थे, बारिश वगैरह जिस भी चीज से नेचर उसको अफेक्ट कर सकता था उतना उसको डिग्रेड वो कर देता था। उसके बाद वो लोग आते थे, जो रिमेन्स बचते थे उसको वो लोग उठा के ले जाते थे और उसको जाके बरी कर दिया जाता था। यही होता था पार्शियल बरियल। एक होता था कंप्लीट बरियल। कंप्लीट बरियल, इसमें जो आज हम देखते हैं कई सारे रिलीजन में, खासकर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में, कि जो डेड बॉडी होती है उसको कंप्लीटली बरियल कर दिया जाता है। एक इनकी प्रैक्टिस होती थी क्रिमेशन की, यानी कि जला देने वाली, आत्म दाह वाली, जो दाह संस्कार वाली होती है वो वाली, कि एंड में जाकर के जो अंतिम संस्कार हिंदू रिलीजन, सिख रिलीजन में हमको देखने को मिलता है कि बॉडी को जला दिया जाता है, वो वाली। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का बरियल हमको और मिलता है, उसका नाम है डबल बरियल। डबल बरियल, बोथल से हमको ये डबल बरियल देखने को मिलता है, जहां पर एक ही ग्रेव में दो जनों की डेड बॉडी और एक जगह पर तो एक आदमी और एक उसका जो पालतू डॉग है उसकी भी, दोनों के रिमेन्स हमको एक ही ग्रेव में देखने को मिलते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग जो बरियल इनका मुझे लगता है वो है R37। R37 बरियल, इसके अंदर क्या होता है कि जो ग्रेव है आदमी की, उसमें उस आदमी को तो दफनाया ही जाता है, उसको तो बरी ही किया जाता है, साथ में 37 आइटम्स उसको, मतलब ये आफ्टर लाइफ वाला कॉन्सेप्ट है। देखिए शुरू से जो ह्यूमन है वो काफी, कह सकते हैं, क्यूरियस रहा है कि आफ्टर लाइफ क्या होने वाला है। तो यहाँ पर उसकी क्यूरियोसिटी थी कि जो आदमी है उसको मरने के बाद शायद कुछ सामानों की जरूरत पड़ेगी। तो वो जो सामान होते थे, 37 टाइप्स के जो गुड्स होते थे, बर्तन, चम्मच, जो भी चीजें, बिस्तर, वो सब उसके संख्या किए जाते थे, ग्रेव में डाल दिए जाते थे, जिससे आफ्टर लाइफ में उसको वो काम आए, है ना। हरिवंश राय बच्चन की वो लाइन भी है कि इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। तो उस पार मतलब मौत के उस पार क्या होगा, तो वही शायद दिखाने के लिए कि उस पार भी मधु हो, प्रिय हो, तो संग में उनको दफना दिया जाता था। ठीक है, तो ये ही इनकी बरियल प्रैक्टिसेस थी। डिफरेंट टाइप ऑफ बरियल्स हमको देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं बरियल ही वो प्रैक्टिसेस थी जिसमें होमोजेनिटी या यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन, द लोकल नेम ऑफ द मोहनजोदारो इज। मोहनजोदारो का लोकल नेम क्या है? ये काफी कॉमन क्वेश्चन हो चुका है अब, और इसका नाम है माउंड ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। जो मोहनजोदारो, आपके आर.डी. बनर्जी ने जब इसको फाउंड किया था 1922 में, तो उनको ये काफी सारी लेयर्स बाई लेयर्स उसमें मिला था, टीलों के रूप में इस पूरी साइट की डिस्कवरी हुई थी, तो इसीलिए उसका नाम रखा गया था मोहनजोदारो या माउंड ऑफ द डेड। क्वेश्चन, Which of the following was common to both the Harappan society and the ऋग्वेदिक सोसाइटी? ऐसी कौन सी चीज है जो हरप्पन सोसाइटी में भी देखने को मिलती है और ऋग्वेदिक सोसाइटी में भी देखने को? देखिए हॉर्स एक कंट्रोवर्शियल चीज है। हम ये तो जानते हैं कि ऋग्वेदिक आर्यंस तो वर वेल अवेयर ऑफ द हॉर्सेस, चैरियट्स वो लेकर आए थे, हॉर्सेस पे वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। लेकिन हम अभी तक क्लियरली ये नहीं कह सकते कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन थी
वो हॉर्सेस के बारे में जानती थी या नहीं जानती थी। कुछ जगहों पे हॉर्स के स्टेचू, हॉर्स के कोई दांत वगैरह वहां पे देखने को जरूर मिले हैं, लेकिन अगर वो अवेयर थे भी तो बहुत मास स्केल पे वो अवेयर नहीं थे, या फिर बहुत लास्ट फेज में जाकर के वो इससे कुछ अवेयर हुए होंगे। तो हॉर्स तो इसका आंसर नहीं होगा। फीमेल डिटीज, देखिए हम मदर गोडेस वगैरह के बारे में पढ़ते हैं कहाँ पे, हड़प्पन सिविलाइजेशन में, और वैदिक सिविलाइजेशन में हम अदिति, उषा, सावित्री, इन सब जो फीमेल गोडेसेस का नाम सुनते हैं। तो यही आंसर हो जाएगा कि फीमेल डिटीज ही वो थी जो ऋग्वेदिक सोसाइटी में भी और हड़प्पन सोसाइटी। कई सारे हिस्टोरियन तो मदर गोडेस के उस फिगर की वजह से ये भी मानते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो मेट्रियार्कल थी, मेट्रियार्कल सिविलाइजेशन थी। हालांकि हम बहुत क्लियरली ये नहीं कह सकते कि वो मेट्रियार्कल थी या नहीं थी, लेकिन वहां पर ये हम जरूर कह सकते हैं कि जो कंडीशन ऑफ वुमन थी वो काफी अच्छी थी। ठीक है, अर्बन सेंटर्स, बिल्कुल अर्बन सिविलाइजेशन क्या थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जबकि जो वैदिक सिविलाइजेशन थी वो थोड़ी सी पेस्टोरल सिविलाइजेशन। अर्बन सेंटर्स तो बिल्कुल नहीं होगा आंसर। और आयरन इम्प्लीमेंट, देखिए आयरन तो जो अर्ली वैदिक आर्यंस थे उनको भी नहीं पता था आयरन के बारे में, तो लेटर वैदिक एज में जाकर के आयरन की डिस्कवरी होती है। तो आसानी से इसका आंसर हम बता सकते हैं कि क्या होगा, फीमेल डिटीज। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन फाउंड इन द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पन साइट्स। हड़प्पन साइट के एक्सकेवेशन में क्या नहीं मिला है। ड्रेन्स एंड बेल, हमने ड्रेनेज तो पिछली बार पूरा डिस्कस किया था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ड्रेनेज तो उनका बहुत वेल एडवांस्ड ड्रेनेज था, तो ड्रेन्स और बेल तो वहां बिल्कुल मिले थे। फोर्ट, हम सिटाडेल्स वगैरह की बात करते हैं, यही वो क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज करता है ना। इनमें आपको क्या करना होता है, आपकी अप्रोच क्या होती है कि जो बेस्ट सुइटेबल आंसर आपको लगे वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। कई सारी चीजें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। जैसे फोर्ट है, अपन सिटाडेल या हायर टाउन की बात तो करते हैं, लेकिन डायरेक्ट फोर्ट की बात तो अपन हड़प्पा में नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा सा। लेकिन जब आपको इतना अच्छा ऑप्शन साथ में दिख रहा है कि टेम्पल विथ शिखर, हम सभी जानते हैं कि जो टेम्पल्स बनने की जो आर्ट शुरू हुई वो शुरू होती है गुप्ता पीरियड में, यानी आर्यंस को भी नहीं पता है अभी, आर्यंस भी शुरू में आकर के टेम्पल्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, महाजनपद पीरियड में भी हमको टेम्पल्स नहीं देखने को मिलेंगे। टेम्पल्स बहुत सालों बाद जाकर के गुप्ता पीरियड में डेवलप होने वाले हैं। तो जब आपको इतना अच्छा ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है कि टेम्पल विद शिखर, तो आपको यहाँ पर यही ऑप्शन को चूज करना होगा अगर आपको थोड़े बहुत कंफ्यूजन में है भी सही तो। ठीक है, रिजर्वोयर्स, देखिए रिजर्वोयर्स की तो एक पूरी कहानी है ना। हम ऋग्वेद में देखते हैं कि आर्यंस ने लिखा है ऋग्वेदा में कि इंद्र ने आकर के उनका क्या है, जो पानी है उसको रोक दिया था। ठीक है, तो पानी को रोक दिया था, इसको कई लोग कनेक्ट करते हैं कि डैम वगैरह से ये कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन इसका होगा। तो सीधा सा यहाँ पे आंसर हो जाएगा टेम्पल विद शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरियल्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो कौन कौन से सीरियल्स उगाते थे। देखिए ये भी क्वेश्चन को इसको इंक्लूड करने का वो यही है एक मोटिव कि आपको पता चले कि अप्रोच होती कैसे है। अगर सीधा सा ये क्वेश्चन आता कि इनमें से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले लोग हैं वो इनमें से किस सीरियल क्रॉप को नहीं जानते थे, तो आपको आंसर क्या कर देना होता, राइस। क्योंकि हमको पता है कि राइस के बारे में बहुत क्लियर सबूत हमको नहीं मिलते हैं कि राइस के बारे में वो जानते थे, लेकिन कहीं कहीं से हमको राइस के रिमेन मिले हैं। जैसे राइस हस्क हमको मिला है लोथल से, राइस हस्क हमको मिला है लोथल से, और एक दो साइट से और कुछ कुछ हल्का बहुत हमको राइस के बारे में पता चला है। पूरी साइट पे मतलब एविडेंटली ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से उनको अच्छे से पता था कि राइस को कैसे उगाया जाता है या राइस के बारे में वो वेल अवेयर थे, लेकिन कुछ कुछ साइट्स पे मिलता है। तो अगर यही क्वेश्चन ये आता कि इनमें से किसके बारे में वो लेदर नोन पीपल थे या कम जानते थे, तो हम कह देते राइस। लेकिन अब क्योंकि क्वेश्चन को आप देखिए कि पहला ऑप्शन दे रहा है वीट, और हम अच्छे से जानते हैं कि वीट के बारे में तो वो जानते थे। तीसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं मिलेट, और मिलेट के बारे में जानते थे। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि राइस के बारे में भी कहीं ना कहीं तो उनको पता ही था, लोथल में राइस हस्क उनको मिल ही रहा था। तो यहाँ पर आपको सीधा सा जो ऑप्शन चूज करना है वो करना है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ आपको कंफ्यूजन में नहीं जाना कि राइस के बारे में तो नहीं जानते थे, क्वेश्चन के हिसाब से अप्रोच क्या होती है, चेंज हो जाती है। यही बात आपको समझाने की कोशिश है कि क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, अप्रोच चेंज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हड़प्पन पीपल इज इनकरेक्ट। हड़प्पन पीपल के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। द हड़प्पन्स वर फल्लूस वर्शिपर्स, या फल्लूस की वो वर्शिप करते थे। फल्लूस यानी कि जेनाइटल पार्ट्स, मेल जेनाइटल पार्ट्स, फीमेल जेनाइटल पार्ट्स, तो इनकी पूजा वो बिल्कुल करते थे। फल्लूस वर्शिप हमको देखने को मिलती है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। दे वर्शिप गॉड्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग्स, क्या गॉड को ह्यूमन बींग्स के फॉर्म में वो पूजा कर रहे थे, बिल्कुल नहीं, है ना। ह्यूमन बींग्स के रूप में जो गॉडों की पूजा शुरू करी वो करी वैदिक आर्यंस ने आकर के। उन्होंने क्या किया, पर्सोनिफिकेशन किया, नेचुरल फोर्सेस का पर्सोनिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं, तो वो ये नहीं करते थे। ठीक है, दे प्लेस देयर गॉड्स इन टेंपल, टेंपल्स में गॉड्स को प्लेस कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, बिल्कुल नहीं करते थे। ठीक है,
दे लुक्ड अपॉन द अर्थ एज द फर्टिलिटी गॉडेस। अर्थ को फर्टिलिटी गॉडेस के रूप में देखते थे, बिल्कुल मदर गॉडेस जो हमको कॉन्सेप्ट मिला है कि एक फीमेल का फिगर मिला है जिसके बूम से क्या है एक पौधे को उगता हुआ दिखाया गया है। एक्चुअली में वही क्या है, फर्टिलिटी कल्ट है, फर्टिलिटी कल्ट की वो वर्शिप करते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ही गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हड़प्पन पीपल इज इनकरेक्ट। इसमें ये दोनों ही जो चीजें हैं ये क्या हो जाएंगी, इनकरेक्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको इसमें सही ऑप्शन फिर भी चूज करना है तो वो होगा दे प्लेस्ड देयर गॉड्स इन टेम्पल्स, क्योंकि दे वर्शिप गॉड इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसका सही आंसर हो जाएगा पशुपति सील, क्योंकि हमको मिलती है पशुपति सील, इसको प्रोटो शिवा बोलते हैं, पशुपति सील। तो कई सारे लोगों का मानना है कि क्योंकि वो पशुपति की पूजा करते थे और पशुपति एक तरीके से क्या था, पशुपति एक ह्यूमन फिगर ही था, तो वहां पर उन्होंने गॉड को क्या है कहीं ना कहीं पर्सोनिफाई किया था ह्यूमन बींग्स में। बहुत मास स्केल में भले ही ना कर रहे हो, लेकिन उन्होंने वह पशुपति के रूप में क्या किया था, भगवान को क्या किया था, उन्होंने पर्सोनिफाई किया था कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग के रूप में। इसलिए इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दे प्लेस देयर गॉड इन टेम्पल्स। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि टेम्पल्स बनने की जो आर्ट है वो गुप्ता पीरियड से इंडियन हिस्ट्री में शुरू होती है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा दे प्लेस देयर गॉड्स इन टेम्पल। अगला क्वेश्चन है हड़प्पन वेपन्स वर मेड ऑफ। काफी सिंपल क्वेश्चन। हड़प्पन एज हम जानते हैं इसको बोलते हैं ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। तो जो उनके यहाँ पर हमको बर्तन यूटेंसिल्स वगैरह जो भी हमको मिल रहे हैं वेपन्स, जो हालांकि ये जो सिविलाइजेशन थी काफी पीस लविंग सिविलाइजेशन, क्योंकि बहुत मास स्केल पे हमको वेपन्स वगैरह देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन जितने थोड़े बहुत वेपन्स उनके डेली यूज के लिए वो यूज करते थे वो हमको मिला है ब्रोंज। अगला क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द एक्सकेवेशन ऑफ द साइट्स इन द इंडस सिविलाइजेशन। इस क्वेश्चन को इंक्लूड करने का कारण ये है कि देखिए जो ज्यादातर स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं या एस्पिरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उन्हें हड़प्पा और मोहनजोदारो का तो ईयर याद रहता है कि किस ईयर ये डिस्कवर किए गए थे। हड़प्पन 1921 में, मोहनजोदारो 1922, लेकिन बाकी साइट्स के ईयर वो क्या है छोड़ देते। और कहीं अगर ऐसा क्वेश्चन बन गया जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों ही ऑप्शन नहीं हुए और अलग अलग ही कोई 4 साइट्स हुई और उनको क्रोनोलॉजी में जमाने को बोल दिया, तो वहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, एक सिंपल क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो जो भी है आप इसको बाकी की जो साइट्स है उनका भी ईयर अच्छे तरीके से थोड़ा सा याद कर लें तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यही इस क्वेश्चन से बताने की कोशिश है। फिर ये तो आसान ही क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले डिस्कवर हुआ है, तो थर्ड वाला ऑप्शन, तो ये तो जो है एलिमिनेट हो जाएंगे, सबसे पहले थर्ड आना है। दूसरे पे मोहनजोदारो आना है, तो फर्स्ट वाला, तो थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले हड़प्पा, फिर मोहनजोदारो, फिर चोन्हुदारो और फिर लोथल। इस तरीके से क्या हुए थे क्रोनोलॉजी में डिस्कवर हुए। अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद है इट्स ओरिजिन। देखिए एक होते हैं वेद, होते हैं उपवेद। उपवेद में क्या दिया होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, वो चीज क्या है, उपवेद होती है। हर वेद के संग एक या उससे ज्यादा उपवेद क्या हो सकते हैं, उससे एसोसिएट हो सकते हैं। तो उसी तरह आयुर्वेद है जो कि किसके लिए है, मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस जो हमें नॉलेज देता है। ये किसका उपवेद है, ये उपवेद है ऋग्वेद। सभी वेदों के संग कुछ ना कुछ उपवेद लगे हुए हैं, तो आयुर्वेद किसका उपवेद है, ऋग्वेद का, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है। सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। देखिए इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सामवेद है ना, साम समा जब हम पढ़ते हैं, समा यानी म्यूजिक के बारे में किसमें दिया हुआ है, सामवेद में। ठीक है। गंधर्व वेद, गंधर्व आपने माइथोलॉजी में सुने होंगे कि जो गंधर्व वगैरह होते थे वो क्या करते थे, डांस करते थे, डांस वगैरह वो परफॉर्म करते थे। अगर भगवान कुछ अच्छा कर देते थे, जैसे राम ने जब रावण को मारा तो गंधर्व क्या करने लगे, डांस करने लगे। ठीक है। तो जो सामवेद है उसमें म्यूजिक बज रहा है, तो उसके संग सीधी सी बात है कि डांस होगा, तो सामवेद का उपवेद हो जाएगा गंधर्व। यजुर्वेद, यहाँ पर देखिए थोड़ी सी यजुर्वेद से मिलता जुलता एक और शब्द है धनुर्वेद, धनुर्वेद। तो यजुर्वेद का जो उपवेद होगा वो हो जाएगा धनुर्वेद। ठीक है। अथर्ववेद, अथर्ववेद के बहुत सारे उपवेद हैं जिनमें एक शिल्प वेद है ना, और भी कई सारे वेद हैं जो क्या है, अथर्ववेद के उपवेद। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। आयुर्वेद किसका ओरिजिन कहाँ से मिलता है हमको, ऋग्वेद। 2 पॉपुलर असेंबलीज ऑफ द वैदिक पीरियड पर, वैदिक पीरियड की 4 पॉपुलर असेंबलीज थी, सभा, समिति, विधात, गणा। यहाँ पर पूछ रहा है कि 2 सबसे ज्यादा फेमस कौन सी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सभा और समिति। सभा क्या होती थी, सभा होती थी काउंसिल ऑफ द एल्डर्स, सभा होती थी काउंसिल ऑफ एल्डर्स। और समिति क्या होती थी, समिति का काम होता था मेनली इलेक्शन एंड री इलेक्शन ऑफ किंग, इलेक्शन एंड री इलेक्शन ऑफ
वैदिक टाइम पे जो अलग अलग कबीले बने हुए थे उनका जो सरदार को चुनना होता था, एक तरीके से राजा तो बहुत अच्छे से नहीं बोल सकते, लेकिन उसको जो टाइटल दिया हुआ था वो क्या था, राजन का टाइटल था। उसको इलेक्शन करने के लिए क्या है, जो ट्राइबल रिपब्लिक जो दो वो थी, सभा और समिति थी, और इलेक्शन और री इलेक्शन का काम देखती थी समिति, जबकि सभा क्या थी, काउंसिल ऑफ एल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऋग्वेदिक आर्यंस वर गवर्न बाय है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि वो किससे गवर्न होते थे, ट्राइबल रिपब्लिक से, और यही बहुत बड़ी बात है। देखिए इंडिया को अगर आप डेमोक्रेसी को ट्रेस करने जाएंगे कहीं ना कहीं, तो बिल्कुल आप वैदिक एज में जाकर के देख सकते हैं कि वहां क्या था, ट्राइबल रिपब्लिक ना, चार क्या कहते हैं रिपब्लिक वो होती थी, चार बॉडीज होती थी, जिनका क्या नाम था, सभा, समिति, विधात एंड गण। जो किंग का काम रहता था वो काफी, इनका नाम केवल नॉमिनल रूप से वो किंग था, बहुत एक्चुअल रूप से वो किंग नहीं था, है ना। बस उसको आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो लाइन है, लाइन में खड़ा हुआ सबसे पहला आदमी केवल किंग है, बाकी उस पर और कोई पावर नहीं है ना। बिल्कुल कॉमन मैन की तरह वो रहता था, अपनी खेती वगैरह वो खुद ही करता था जैसे बाकी के लोग कर रहे थे, ठीक है। केवल उसका काम ये रहता था कि वो प्रोटेक्ट करेगा बाकी के लोगों को, ठीक है। बाकी के लोगों को प्रोटेक्ट करना उसका क्या है, धर्म है। बाकी ना उसका कोई बहुत बड़ा किला होता था, या जैसी पावर स्टेटस हम बाद में किंग्स की देखने लगे, बेसिक कोई पावर स्टेटस उसकी अर्ली वैदिक एज में या ऋग्वेदिक एज में किंग की नहीं होती थी, वो नाम का राजा रहता था केवल, ठीक है। बाकी सारा काम कौन करते थे, ये ट्राइबल रिपब्लिक करती थी, ठीक है। ये जो ट्राइबल रिपब्लिक जो बनाए हुए थे, सभा, समिति, विधात, गणा, इनको सबको कुछ कुछ फंक्शन असाइंड थे और ये अपना काम करते थे। और हमने देखा कि ये समिति है, ये तो इतनी पावरफुल थी कि ये राजा को हटा भी सकती थी, मतलब अगली बार ये क्या है, इलेक्शन करके दूसरे किसी किंग को चूज कर सकती, ठीक है। तो सीधा सा आंसर इसका क्या हो जाएगा, ट्राइबल रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द अर्ली वैदिक पीरियड वर्णा सिस्टम वाज बेस्ड ऑन। वर्णा सिस्टम अर्ली वैदिक पीरियड में किस पे बेस्ड होगा। आपने कई सारी डिबेट्स में देखा होगा कि जो जन्म से जब वर्ण सिस्टम बन गया तब असली दिक्कतें हिंदू धर्म में शुरू हुई। असली में शुरुआत में क्या था, अर्ली वैदिक पीरियड में जो हम देखते हैं कि वर्णा सिस्टम किस पे बेस्ड था, ऑक्यूपेशन। वर्णा सिस्टम किस पे बेस्ड था, ऑक्यूपेशन में। हमको ऋग्वेद में एक स्टेटमेंट मिलती है जिसे बोलते हैं गेम्बलर लेमेंट, तो बोलते हैं गेम्बलर लेमेंट, गेम्बलर लेमेंट नहीं, सॉरी गेम्बलर लेमेंट तो कुछ और था। एक हमको स्टेटमेंट मिलती है लेमेंट, जिसमें एक व्यक्ति बोल रहा है कि मैं जो हूँ, मैं तो सिंगर हूँ, मेरी मदर जो है वो ग्राइंडर ऑफ कॉर्न है, मेरे पिताजी जो है वो फिजिशियन है। मैं तो सिंगर हूँ, मेरी जो मदर है वो ग्राइंडर ऑफ कॉर्न है, मेरे पिताजी फिजिशियन है, और फिर भी हम हैप्पीली और पीसफुली एक ही छत के अंदर रहते हैं। तो ये चीज हमको दिखाती है कि वो तीनों जो जने हैं उनका क्या है, तीनों व्यक्तियों का वर्ण अलग अलग है और वो पीसफुली रह रहे हैं। तो वर्ण किससे डिसाइड हो रहा है यहाँ पर, ऑक्यूपेशन। आ रही है समझ में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, द रिचुअलिस्टिक परसेप्ट्स पर्टेनिंग टू द हिम्स ऑफ द वेदास आर नोन एज। रिचुअलिस्टिक परसेप्ट्स किसमें दिए हुए हैं, जो वेदास से रिलेटेड, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण, आंसर हो जाएगा ब्राह्मण। हर वेद के संग कुछ ब्राह्मण एसोसिएटेड है और उनमें कुछ ना कुछ रिचुअलिस्टिक परसेप्ट्स हर वेद के बारे में दिए गए हैं। जैसे ऋग्वेद है, इसके दो ब्राह्मण है, कौष्टिकी एंड ऐतरेय ब्राह्मण, इसमें दिए गए हैं रिचुअलिस्टिक परसेप्ट्स पर्टेनिंग टू ऋग्वेद, ठीक है। अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, तैतरेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, ये सारे ब्राह्मण हैं जो वेदों के संख्या है अलाइंड है और उसके रिचुअलिस्टिक जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हमको देते हैं, ठीक है। द फिलोसॉफिकल एसेंस, द वर्ल्ड इज बट गॉड मैनिफेस्ट एंड गॉड इज माई ओन सोल में बी ट्रेस्ड इनटू द, देखिए ये जो वर्ड है गॉड मैनिफेस्ट एंड गॉड इज माई ओन सोल, अहम ब्रह्मास्मि वाली बात है कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, है ना। स्वामी विवेकानंद ने भी कहीं लिखा है कि हर ईश्वर में इतना, हर व्यक्ति में इतना पोटेंशियल है कि अगर वो ठान ले तो वो क्या है, ईश्वर बन सकता है। वो क्या है, अपने अंदर के ईश्वर को जगाने वाली बात है, अहम ब्रह्मास्मि वाली बात है। वो भी वेदांत फिलोसफी की बात करते थे, उपनिषद भी क्या है, वेदांत फिलोसफी। तो इसका जो फिलोसॉफिकल एसेंस है ये कहाँ से हमको मिलता है, उपनिषदों से हमको देखने को मिलता है। उपनिषद कितने हैं, 108 इन नंबर, 108 उपनिषद हमको देखने को मिलते हैं और उपनिषदों में मेन फिलोसॉफिकल आइडियाज दिए गए हैं। उसी में से एक आइडिया है कि हम सब क्या है, ईश्वर का रूप है, या हम सबके अंदर कौन है, ईश्वर है, ठीक है। अहम ब्रह्मास्मि वाली बात यही हमको मिलती है। तो यही थे आज के क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन। मुझको उम्मीद है आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे आने वाले एग्जाम में। बाकी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से करिए, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो।